हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीएस स्टडी सेंटर। और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सब्जेक्ट कोड ONR3 का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर। दिसंबर 2023 टर्म एंड एग्जामिनेशन का ये सॉल्व पेपर होगा। इसे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ कह सकते हैं। और यदि कोई स्टूडेंट इस पीडीएफ का यूज़ करके केवल 2-3 घंटे भी स्टडी कर ले तो उसके ईजिली 70% तक मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि इस पीडीएफ में जो क्वेश्चंस कवर किए गए हैं वो आपके सिलेबस का ऑलमोस्ट 70 to 80% कवर करता है। तो यहाँ पे जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनके सभी आंसरों को इस वीडियो में आपको दिया जा रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन पेपर देख ले, 75 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे दिसंबर 2023 मेंशन है। 3 आवर्स का आपका एग्जाम होगा। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन पेपर में लिखा है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, लेकिन हमने यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। जैसे कि क्वेश्चन 1 में क और ख दोनों पार्ट है, तो ये आपको दोनों ही सॉल्व मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल एक सॉल्व किया गया है। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 देखे, 3 देखे, तो ये आप सबसे पहले तो आप क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। और जो भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन पेपर को चाहते हो तो केवल क्वेश्चन पेपर को हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल पे ये क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। और जो स्टूडेंट इस सॉल्व पीडीएफ को परचेज करना चाहते हो तो उनके लिए यहाँ स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया गया है। इसका बहुत ही लो कॉस्ट रखा है हमने, ताकि सभी स्टूडेंट इसे परचेज करके अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाए। तो चलिए इस पीडीएफ में देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को कि किस प्रकार के ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य को फसल उत्पादन के लिए जल संरक्षण के महत्व का वर्णन कीजिए। तो 2 चीज आपसे पूछा जा रहा है। मनुष्य जो फसल उत्पादन करता है यानी जो खेती करता है, तो उसके लिए जल जो है, पानी जो है, उसके संरक्षण का क्या महत्व है। तो इसमें देखिए कोई डाउट ही नहीं है, विदाउट जल के या पानी के तो खेती कर पाना यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए मनुष्य के लिए जो जल संरक्षण हो जाता है वो बहुत अधिक योग्य है और जो है इम्पॉर्टेंट है। ना केवल उसके खाने पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, कृषि कार्यों के लिए, उद्योग के लिए, सभी चीज़ों के लिए पानी की आवश्यकता होती है। और यहाँ आपसे स्पेशली पूछा जा रहा है फसल उत्पादन के लिए। तो कृषि देखिए, आप कुछ भी फसल उगाएं, पानी तो चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए जो है मानव पानी को कई तरीके से स्टोर करके रख सकता है। तो उसके लिए टैंकों का निर्माण करता है, तालाब का, जलाशय का, नहरों का, इन सब चीज़ों का निर्माण किया जाता है। और जिसमें कि वर्षा जल का उपयोग करके उनको बचाया जाता है। और जल बचाने का एक और सबसे इम्पॉर्टेंट जो फ़ायदा है वो ये भी है कि जो जलवायु परिवर्तन है हम उससे भी बच सकते हैं। और यदि हम जल को बचा के रखेंगे तो उस समय जब वर्षा अधिक नहीं होती तो उस जल का हम प्रयोग में ले सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको इसमें आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो स्वस्थानीय जल संग्रहण को परिभाषित कीजिए। देश में उपयोग की जाने वाली किन्हीं 4 जल संरक्षण तकनीकों की सूची बनाई है। पहले तो बताना है आपको कि स्वस्थानीय जल संरक्षण होता क्या है। तो इसका आंसर आपको कंप्लीट दिया जा रहा है। स्थानीय जल संरक्षण जो है उससे तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत वर्षा के पानी को भूमि के नीचे के जल स्रोत में पुनः संचित किया जाता है, जिसे जल पुनर्भरण भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन को आपसे घुमा के भी पूछ सकता है। आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जल पुनर्भरण क्या होता है। तो आपसे पूछा अगर जाए जल पुनर्भरण या फिर स्थानीय जल संरक्षण या संग्रहण, तो दोनों का अर्थ एक ही है। वर्षा का जो जल है, जो पानी है, वर्षा जल, उसको पुनः किस प्रकार से उसको जमीन में जो है वाटर लेवल उसकी बढ़ाई जा सके, जमीन में भेजा जा सके, इसी को स्थानीय जल संग्रहण कहा जाता है। और इसी को जल पुनर्भरण भी कहा जाता है। तो ये आई होप आप समझ गए होंगे। तो देश में अगर हम बात करें जल संग्रहण की तकनीकों की, तो देखिए वर्षा जल का संचय किया जाता है। ठीक है, कौन कौन सी तकनीकें हैं, तो उसमें है वर्षा जल का संग्रहण। तो वर्षा जल के लिए सबसे पहले भी क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि उसके लिए कुओं का, टैंक का, जलाशयों का, इस तरीके का निर्माण किया जाता है। उसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता है और फिर वो धीरे धीरे जमीनों तक रिसता है। इसके अलावा हम स्कूल या सरकारी इमारतों को देखें तो वहाँ पे छतों पे भी जो है एक पाइपिंग सिस्टम बना दिया जाता है, जिससे वर्षा जल इकट्ठा होकर वो भूमिगत जल में कनेक्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा कुंड और बावड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, तालाब और झीलों का निर्माण किया जाता है, और नदी नालों का पुनर्निर्माण किया जाता है या उनका प्रबंधन, देखरेख किया जाता है, ताकि वो सुचारू रूप से सही से कार्य
करते रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत में जल संग्रहण भंडारण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली किन्हीं 4 देसी परंपरागत ज्ञान का वर्णन करें। तो यहाँ से आपको देसी परंपरागत ज्ञान पूछा जा रहा है, यानी जो पिछला ज्ञान था पहले का। तो पहले के लोग जल संग्रहण के लिए क्या करते थे, कुंड और बावड़ियों का निर्माण किया जाता था। कुंड और बावड़ियों के बारे में बात करें तो ये आपको बहुत अधिक मात्रा में राजस्थान और गुजरात में देखने को मिलेगी। यहाँ पे बावड़ी और कुंड का बहुत निर्माण किया जाता था और वर्षा जल को यहाँ संचय किया जाता था, जिससे कि सूखे के समय में इसके पानी का इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा नाड़ी और तलत की भी व्यवस्था थी। नाड़ी और तलत जो है ये उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित था जल संग्रहण के तकनीक के रूप में, और जो कि मुख्यतः वर्षा के पानी को एकत्रित करने के लिए बनाया गया था। नाड़ी एक तरह की क्या होती है, ये नहर होती है, ठीक है, नहर होता है जिसमें वर्षा जल को संग्रहित किया जाता है और यह अक्सर जो है पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। तो ये भी आप समझ गए होंगे नाड़ी के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें तालाब और सरोवर कॉमन है, इसे आप जानते हैं। इसके अलावा वर्षा जल के संग्रहण के लिए राजस्थान गुजरात की चीज़ों में बात करें तो वहाँ परंपरागत तौर पे जो है घरों के आंगन में भी वहाँ पे छोटे छोटे पॉन्ड बनाए जाते थे और उसमें भी टैंक बनाकर पानी इकट्ठा किया जाता था और उसको ढक के रखा जाता था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतहो जल संग्रहण क्या है। तो सतही जल संग्रहण वह प्रक्रिया होती है जिसके तहत वर्षा के पानी या अन्य सतही जल को, जैसे कि जो नदी का है, झील का है या तालाब का है, तो इस पानी को एकत्रित करके उसे संचित किया जाता है। और ये जल संग्रहण विधि पानी के भंडारण के लिए प्राकृतिक या कृत्रिम जलाशयों का निर्माण करने पर आधारित होती है, ताकि वर्षा या बर्फ के पिघलने के बाद पानी सूखा या जल संकट की स्थिति में उपयोग किया जा सके। जैसे कि बहुत जगह आप देखे होंगे कि कहीं मान लीजिए पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पे एक समय बाद जो है बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है, तो वहाँ पे ऐसे रास्तों का निर्माण किया जाता है और उस रास्तों को किसी न किसी नदी या तालाब से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि वो सतही जल का वहाँ पे इकट्ठा किया जा सके। तो उसी के यहाँ पे कुछ पॉइंट है, वर्षा का पानी एकत्रित करना, जलाशयों का और तालाबों का निर्माण करना। तो बहुत आसान सब्जेक्ट है, इसे आप इजीली आप अपने आंसर्स को लिख पाएंगे और अपना एग्ज़ाम दे पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंटूर बांध क्या है। तो कंटूर बांध क्या होता है और इसके लाभ क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो कंटूर बांध एक प्रकार की जल संरक्षण नीति होती है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, वर्षा के पानी को संरक्षित करना और भूमि की कटाव को रोकना। इस विधि में भूमि की प्राकृतिक ढलान के अनुरूप कंटूर लाइन के साथ बांध या अवरोध बनाए जाते हैं। ये बांध ना केवल वर्षा के पानी को रोकती है, बल्कि भूमि की उपजाऊ परत को भी बचाए रखती है, ठीक है। तो समझ गए, ये कुछ इस प्रकार का होता है। जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं तो वहाँ पे आपने कई बार टीवी में, मूवी वगैरह में भी देखा होगा, वहाँ पे जो खेती होती है ना, स्टेप बाय स्टेप होती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे समतल भूमि नहीं होती। और जब वर्षा का पानी आता है तो वो उसी स्टेप से होते हुए सारा पानी नीचे चले जाता है, लेकिन उसी को रोकने के लिए क्या कर दिया जाता है, वहाँ पे एक बांध टाइप का बना दिया जाता है, छोटे छोटे हर लेवल पे एक बाउंड्री सी कर दी जाती है, ताकि जो भी वर्षा का जल वहाँ पे आए वो वहीं रुक कर रह जाए। तो इसी व्यवस्था को क्या कहते हैं, कंटूर बांध। तो कंटूर बांध के लाभ क्या है, ये तो एक तो भूमि के कटाव को रोकता है। जैसा कि बताया, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे बारिश हुआ तो बारिश होने के साथ जैसे जैसे मिट्टी जो है पानी नीचे आएगा, वो अपने साथ साथ मिट्टियों को भी बहा के ले आएगा। इसलिए जब इन बांधों का निर्माण कर दिया जाता है तो दो फायदे हैं, एक तो पानी भी सेव हो गया और दूसरा मिट्टी भी बच गई। तो पहला लाभ है मिट्टी के कटाव को रोक, दूसरा जो है वर्षा के जल को बचा लेता है और भूजल स्तर में भी वृद्धि होती है, क्योंकि पानी डायरेक्ट नीचे नहीं गिरा, काफ़ी समय तक वहाँ पे एकत्रित रहा, इसलिए वो धीरे धीरे रिसकर भूमिगत जो जल है उसके लेवल को भी बढ़ाएगा। क्लियर है। तो ये भी बहुत आसान है, इसको भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन हो सकता है आपका, जल संरक्षण संग्रहण प्रणाली के सामुदायिक प्रभाव पर टिप्पणी लिखे। तो जल संग्रहण में जो सामुदायिक प्रकार हैं वो क्या चीज़ है, उसको आपको बताना है। तो इसमें हम बात करें तो देखते हैं कि सामुदायिक तौर पे नदियों का, तालाबों का निर्माण किया जाता है, वर्षा जल का संचय किया जाता है। ये सारी आप चीज़ें जब आंसर पढ़ेंगे तो एक ही इर्द गिर्द एक ही चीज़ के आसपास घूमती रहेगी। इसका उद्देश्य ही है केवल इस सब्जेक्ट का वर्षा जल को बचाना, और उसमें अलग अलग मेथड्स का आपको यूज़ करना होगा। तो इसे भी आप देख ले, बहुत आसान आंसर है इसके भी। सभी हमने इसके आंसर इस तरीके से तैयार किए हैं ताकि आपको एक बार रीड करते ही इजीली समझ में आ जाए। क्वेश्चन 4 हो सकता है आपका, जल भंडारण टैंक को डिजाइन करने संबंधित विभिन्न चरण बताइए। ये थोड़ा क्वेश्चन आपको अच्छे से
पढ़ना और समझना होगा, क्योंकि इसमें जल भंडारण के लिए जो टैंक बनाया जाता है उसके डिज़ाइन के विभिन्न चरण पूछे जा रहा है कि कैसे बनाना होता है। तो सबसे प्रारंभिक जो योजना होती है उसमें क्या होता है कि मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, मूल्यांकन करना है कि भाई हमें जो भंडारण टैंक बनाना है उसकी आवश्यकता क्यों है, कितने पानी की आवश्यकता है, कहाँ बनाना है, ये सारी चीज़ें आप इसमें देखेंगे। फिर दूसरा आता है स्थान का चयन। स्थान चेक करेंगे कि आप जहाँ पे बना रहे हैं वहाँ पे वर्षा जल का पानी आता है या नहीं आता। ठीक है, वहाँ की भूमि की गुणवत्ता किस प्रकार की है, जो टैंक निर्माण करेंगे वो प्रदूषण से रहित है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। फिर आकार और क्षमता का निर्धारण करना होता है कि हमें किस साइज का टैंक चाहिए। एक एग्जांपल के लिए हमें 1000 लीटर का टैंक बनाना है, 10,000 लीटर का बनाना है या 1 लाख लीटर टैंक बनाना है, ये चीज़ें आप 3rd नंबर पे करेंगे कि उसकी क्षमता का निर्धारण करेंगे। फिर सामग्री का चयन करेंगे कि हमें किस किस चीज़ों से बनाना है, क्या इसमें हमें कंक्रीट की आवश्यकता होगी, प्लास्टिक की आवश्यकता होगी, फाइबर ग्लास की या स्टील की, तो इन सामग्रियों को हम डिटेल से लिखेंगे। फिर बारी आती है इसमें निर्माण और डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन तैयार किया जाएगा कि क्या ये टैंक जो है ये गोलाकार होगा, ठीक है, ये सतह पे ही लेवल में होगा, या फिर आपने शहरों में अक्सर देखा होगा जो पानी के टैंक बने होते हैं ज़मीन से काफ़ी ऊंचे स्तर पे होते हैं, उनको पहले जो है खंभों के द्वारा उनको कनेक्ट किया जाता है और ऊपर पानी का टैंक जो है ऊपर बनाया जाता है। तो ये डिज़ाइन का आ गया कि डिज़ाइन किस प्रकार का होगा, फिर उसका निर्माण कार्य जो है शुरू किया जाता है। उसके अलावा इसमें देखिए, इसमें वाटर के लिए जो है पाइप्स कनेक्ट किए जाते हैं इसमें। ठीक है, आउटफ्लो सिस्टम होते हैं, इनफ्लो होते हैं, पानी जाएगा किस तरीके से पाइप के द्वारा और वापस किस तरीके से आएगा। फिर पानी की गुणवत्ता की निगरानी की जाती है, पानी खराब ना हो उसमें आवश्यकता अनुसार उसका शुद्धिकरण किया जाता है, सफाई की जाती है। तो ये भी बहुत आसान है, आई होप समझ गए होंगे। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कृत्रिम भूजल पुनर्भरण क्या है, इसके आदर्श स्थितियों का वर्णन कीजिए। तो कृत्रिम भूजल जो पुनर्भरण है वो एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें भूमिगत जल के स्तर को चार्ज किया जाता है, और वो चार्ज किस तरीके से होता है, बाहरी स्रोत से, यानी बाहर का हमने पानी इकट्ठा किया और भूमिगत जो जल है उसके लेवल को चार्ज किया, उसमें हमने पानी भरा। तो ये किस प्रकार से होता है, ये वर्षा जल जो होता है उसको हम लोग इसके अंदर संचयित करते हैं। तो ये भी बहुत आसान है, इसको भी आप लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और एग्जाम रिलेटेड आपका कोई भी डाउट होता है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, हम आपके सभी कमेंट का रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है क्वेश्चन नंबर 5, पीने के लिए जल शुद्धिकरण की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। तो आपको अगर पानी पीना है तो उसको शुद्धिकरण किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए स्टेप होगा कि जल की प्रारंभिक जांच की जाएगी, जिसमें हम सामान्य तौर पे एक TDS लेवल देखते हैं कि पानी का TDS कितना है, उसमें कितने प्रदूषक तत्व है। तो पहले हम इस चीज़ को पता लगा लेंगे, उसके बाद उसका कोलाइजिंग करेंगे, ठीक है, और क्लोराइजिंग और फ्लोकेशंस करेंगे, जिसमें मिट्टी की गंदगी और बैक्टीरिया जो है इन सब चीज़ों को, रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करके इन सब चीज़ों को कम किया जाएगा। फिर उसके बाद सेटिलेशन किया जाएगा, फिल्टरेशन होगा पानी का, और उसके बाद संपूर्ण जलाणु जो है ये चीज़ किया जाएगा इसमें, तो आप इसे पढ़ लेंगे। और पानी के स्वाद और गंध को भी टेस्ट किया जाएगा कि पीने लायक है या नहीं है। और इसके अलावा कुछ टेक्निक भी होती है जिसमें कि क्लोराइजन टेक्निक होती है और ओजोनाइजेशंस होती है। इसके अलावा UV जो है शुद्धिकरण होता है। आमतौर पे हमारे घरों में जो पानी के फिल्टर लगे होते हैं जो हम पीते हैं, तो उसमें भी ये UV प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है। तो आई होप आपके लिए ये यूज़फुल रहे। इस PDF को परचेज करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज करें, और किसी और सब्जेक्ट का अगर आप इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF देखना चाहें तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।